टाइम वैसे भी उसमें कम हो रहा है। हाँ लिसन, लास्ट क्लास में कौन कौन था बेटा? हाँ एकदम ठीक, एकदम तुम लोग के सामने। ये क्या है ये? हाँ तनु का बर्थडे है, चलो लास्ट में पार्टी लेंगे आराम से, ठीक है? अभी पहले क्लास कर लेते हैं। हैप्पी बर्थडे बेटा, खुश रहो, आगे बढ़ती रहो। तनु रिजल्ट भी अच्छा रहा है तुम्हारा। चले पूरा फिजिक्स फिजिक्स लास्ट क्लास की पहले बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? हमारी क्लास में होना भी नहीं चाहिए, ठीक है? आगे बात करते हैं हम लोग जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था गाइस। देखो वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस ऑल थिंग्स, ठीक है? हम नोट नहीं करेंगे चीज़ें, अभी आपको सीधे आपको नोट्स फॉर्म में चीज़ें मिल जाएंगी। जो भी कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? तो नोट्स आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद नोट्स में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अगर पढ़ने वाले हैं तो आप लोग घर पे जाकर के नोट्स रीड कर लेना, नहीं पढ़ने वाले हैं तो यहाँ कितना भी लिखा दो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो भी कोई परेशानी नहीं है, घर जाके मिलेगा तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं, लास्ट मैंने आप लोग को क्या सेंड किया था? लास्ट में मैंने आप लोग को सेंड किया था कि नहीं किया था? क्या सेंड किया था? जलवायु के बाद मिट्टियाँ, सॉइल है ना? तो सॉइल में कुछ ऐसा तो नहीं है कि बहुत कॉन्सेप्ट है मैं समझाऊं उसको। मैंने जो सेंड किया था आप लोग को वो सारा आप लोगों ने स्टार्टिंग का मैंने सारा समझा दिया था। उसके बाद सॉइल आपको लिखना थी, जड़ोद मृदा के बारे में लिखना था कि जड़ोद कौन कौन से एरिया में पाई जाती है। ये आपको सारे के सारे फैक्ट होते हैं, आपको लर्न करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऐसा समझाने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे आज बात कर लेते हैं वनस्पति। वनस्पति के बारे में कौन कौन जानता है क्या होती है वनस्पति? प्राकृतिक वनस्पतियों की अगर हम बात करें तो भारत में प्राकृतिक वनस्पतियां भी मिलती है कि नहीं मिलती है? ठीक है, अगर हम बात करें भारत के बारे में तो भारत की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा 6th क्लास में पहुंच जाओ। एनसीईआरटी 6, एनसीईआरटी 7, 7th और 6 दोनों में ये चीज हमने पढ़ी थी, काफी अच्छे लेवल पे पढ़ी थी, क्योंकि 7th, 8th, 9th, 10th तक की तो एनसीईआरटी हमने कवर अप की है। तो वहां पे हमने बहुत अच्छे से ये चीजें पढ़ी थी। कुछ कुछ याद आ रहा है वनस्पति से रिलेटेड? नहीं याद है? क्या हुआ? तो उसे तेज बोलो थोड़ा। हाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं, फिर हम बात करते हैं ऊपर आ जाते हैं तो शीतोष्णकटिबंधीय हमारे पास सदाबहार वन मिलते हैं, फिर हमें शीतोष्णकटिबंधीय उष्ण वन मिलते हैं, मतलब पर्णपाती वन जिसको हम पतझड़ वन भी बोलते हैं, जो हमारे एरिया में देखने को मिलते हैं। अपना लोग को कौन से वन देखने को मिलते हैं? पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं शीतोष्णकटिबंध में, और उसमें 2 तरीके के वन हमें देखने को मिलते हैं, हमें टुंड्रा मिलता है और टैगा मिलता है। टैगा नीचे वाली साइड में और टुंड्रा सबसे हाईएस्ट पीक पे जो मिलता है वो टुंड्रा मिलता है। तो ये सारी वनस्पतियां हमने शायद पहले भी पढ़ी हैं, मुझे जहाँ तक याद है अच्छे से। अगर हम बात करें नॉर्मल सी तो वनस्पति है कितने एरिया में? अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो भारत एक सबसे विविधता वाला देश है। अगर हम बात करें भारत की बात करते हैं तो सबको पता है भूभाग कितना है भारत का। अगर हम विश्व की बात करें, हाँ जी 2.7% भूभाग है पूरे विश्व के भूभाग की। अगर हम बात करते हैं विश्व की, और अगर हम नॉर्मल सी बात देखें तो विश्व का जो भूभाग है वो 2.7% है ये भारत का। इसी भूभाग में 6% फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं।
100% फूलों की प्रजातियां पूरे इंडिया में ही पाई जाती हैं। मतलब वर्ल्ड में जो 100% फूलों की प्रजातियां हैं, इसमें से कितना परसेंट है? 6% हमारे इंडिया का, भारत का भाग। भारत जो है 6% फूलों की प्रजातियां दे देता है, जबकि भारत का भूभाग की अगर हम बात करते हैं तो 2.7 है। तो 2.7 भूभाग में 6% पूरे विश्व का प्रजातियां मिल रही है हमें, किसकी? फूलों की। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वन्य जीवों की और वनस्पतियों, क्या हो गया? कौन सी? कौन बोल रहा है? मास्क हटा के बैठो सारे लोग, ठीक है। टेस्ट सब लोग का कैसा हुआ था? प्रमोद, सोनू, भूप्राम नहीं है? हाँ बेटा, क्या बोल रही हूँ? क्या नाम है? पूजा। ठीक, प्रॉपर याद नहीं कितने मार्क्स। तुलसी, क्या हाल है? हाँ, क्या था? अच्छा, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा था अभी तक। वैसे हम सारा कुछ हिंदी में ही पढ़ रहे हैं और बहुत ही हाई लेवल, कोई भी ऐसी शब्दावली नहीं थी जो आपको समझ में नहीं आएगी किसी को भी। नेक्स्ट टाइम से जो टेस्ट मिलेगा वो इंग्लिश में भी मिलेगा, ठीक है। लास्ट जो मिला था वो हिंदी में हुआ था, क्योंकि वो पिछला वाला जो दिया हुआ था उसी में ही जल्दीबाजी में चीज़ें हुई थी। अब मैं आप लोग का हाईएस्ट स्कोर अगर एक बार बताना चाहूँ तो आप ज़रा सुनिएगा। 25 कितने क्वेश्चन थे टोटल? 25, 11.35 हाईएस्ट रहा है। ज्योग्राफी के हाल देखे हैं आपने? ठीक है, 10 से ऊपर तो कोई बड़ा ही नहीं है। 2 बच्चे से, एक फैजान है जो 10 पॉइंट समथिंग 11 है, हाँ 11 ही है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एक और बच्ची है जिसने पेज पे लिखा था, अपना टेस्ट पेज पे दिया था, सिर्फ उसके हैं 10 पॉइंट समथिंग। 3 लोग थे पेज पे लिखने वाले, मैंने तीनों का चेक किया, लेकिन एक के मार्क्स हाईएस्ट, ठीक है। तो ये सबसे हाईएस्ट स्कोर है अपनी क्लास का, ये सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद एक और हाईएस्ट ये है। अदरवाइज में हम सब कहाँ हैं? 10 से बहुत नीचे। और खुशी की बात तो ये है कि 50% से ज़्यादा स्टूडेंट माइनस में है, और -6, -7, -8। माइनस में कैसे पहुंच गए मैम? क्योंकि आपने बहुत सारे टिक लगाए थे, और बहुत सारे टिक लगाने के साथ साथ जब वो गलत हुए तो 0.33% की नेगेटिव मार्किंग भी तो थी कि नहीं थी? एक मार्क्स भी ले आते। और क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को चेक कराऊंगी कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि मैंने जो क्लास में नहीं कराया हो। 1 से 2 क्वेश्चन सुमात्रा, जावा वगैरह का जो मैंने दिया हुआ था, वो क्वेश्चन आप लोग के खुद के मतलब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। वो क्लास में कोई नहीं कराता। आप बाजीराव चले जाए, दृष्टि भी चले जाए, तो आपको कोई कराता हुआ नहीं मिलेगा। वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। था ही क्यों, मतलब उसमें था ही क्या? अंडमान और निकोबार का आपसे सबसे मतलब करीबी वाला बिंदु पूछा गया था। उसमें सुमात्रा, जावा, बोर्निया और ब्रुनई दिया हुआ था। ध्यान से अगर सुमात्रा, जावा और बोर्निया और ब्रुनई को देखेंगे तो यहाँ आपको सबसे पहले सुमात्रा, फिर जावा, यहाँ पे एक बड़ा सा आइलैंड है जिसमें नीचे बोर्निया, ऊपर मतलब बोर्निया और ब्रुनई देखने को मिलेगा। तो ये आप वैसे ही समझ में आ रही है, सुमात्रा सबसे हाईएस्ट, सबसे पास में ही होगा, लेकिन देखा ही नहीं है पहले कभी। भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, आए दिन बोलती रहती हूँ मैं, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। अभी जलवायु में 10 बार भूमध्य सागर देखा, बोला। भूमध्य सागर जाकर के नहीं देखा आप लोगों ने? हाँ जी, भूमध्य सागर मैंने बोला 10 बार बोला होगा कि जो हमारी पशुआ पवने हैं वो भूमध्य सागर के ऊपर बनती है। बताया था कि नहीं बताया था? जेट पवने की बात हो रही थी, है ना, पशुआ जेट स्ट्रीम की बात हो रही थी। तो भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी बोला था। मेडिटेरियन सी से जब वो चलती है तो मैंने ये भी बताया था, लाल सागर, काला सागर होते हुए हमारे इंडिया में जब आती है तो हम उसको पश्चिमी विक्षोभ नाम देते हैं, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, इसलिए पछुआ बोल देते हैं। ये नहीं बताया था। तो किसी ने जाके मेडिटेरियन सी को निहारा ही नहीं।
कोई बात नहीं, ठीक है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या करेंगे, करंट से रिलेटेड भी कई सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको लिखा दूंगी पॉइंट टू पॉइंट, उन सबको आपको जाके सर्च करना है। किसी को अगर नहीं मिलता है तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको पूरा कंटेंट सेंड कर दूँगी, पढ़ लेना, ठीक है, काम आएगा। उससे रिलेटेड मैं आपको मेंस का क्वेश्चन भी दिखा दूंगी, उससे रिलेटेड मैं आपको प्री का क्वेश्चन भी दिखा दूंगी। तो नहीं करेंगे तो चीज़ें गड़बड़ होंगी। हाँ जी, विजन IAS क्या हाल है? मार्क्स कितने आए हैं? मार्क्स कितने आए हैं टेस्ट में? इकोनॉमिक्स में और किसका हुआ था? पॉलिटी में, ठीक है। 18 14 सही निकला, हाँ लगभग 10 से आसपास ही है, नो प्रॉब्लम। ज्योग्राफी में क्या हाल है? सब 10 से नीचे, और माइनस में है, ऐसे 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 माइनस में है, -6, -7, -8। बुरा नहीं लग रहा था, बट ये लग रहा था कि शायद दूसरे टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे होंगे। ऐसे ही लगेगा ना जब मैं आके यहाँ पे पूरी मेहनत कर रही हूँ, चीज़ें वही दे रही हूँ, कुछ हाई फाई भी नहीं दिया। हाँ, मेरा थोड़ा सा जो पेपर था वो अच्छे लेवल का था, ठीक है। वो सब ने भी मुझे बोला, मीटिंग के लिए उन्होंने बुलाया था, ठीक है, तो उन्होंने भी बोला कि लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था। तो वो लेवल इसलिए ज़्यादा था क्योंकि UPSC के क्वेश्चन थे और UPPCS के क्वेश्चन थे, किसी बुक से उठा करके नहीं दिया था, काफ़ी जगह से सोर्स इकट्ठे किए थे और जो जो हमने किया था वही दिया था। उसके बाद तुम लोग का हार ही रहता। 20 तो अटेंड कर लेते, चलो 5 मैंने मान लिया कि 2 उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और 3 क्वेश्चन मैंने वर्ल्ड के भी रख दिए थे, जैसे मेडिटेरियन सी का रख दिया था, सुमात्रा जावा वाला रख दिया था, एक क्वेश्चन और था शायद कोई, तो 5 मान लेते हैं, अलग से रख लेते। 20 तो थे ही जो हम लोगों ने एकदम फेमिलियर थे, जो हम लोगों ने पढ़े हुए थे। और ये हाईएस्ट वाले जो लोग हैं 11.35, ये है सार्थक, कनक, दोनों के सेम मार्क्स आए। उसके बाद 10 पॉइंट समथिंग है जो कि फैजान। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर मैं रखूँ तो कनक को मैं फर्स्ट रखूँगी, ठीक, सेकंड थर्ड, क्लियर हुई बात? चलो, आप लोग का ज्योग्राफी के टॉपर ये हैं, जब आए तो बता दो। के लगभग प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं यहाँ पे। ये चीज़ें हमारे लिए फैक्चुअल हैं, प्रीलिम्स में काम नहीं आएंगी क्योंकि ऐसे कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन स्टेट PCS की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बना देते हैं वो लोग। लेकिन नॉर्मली बात है कि हम लिख क्यों रहे जब हमारे पास आएगा नहीं तो मेंस में जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं और उसमें 2-4 ऐसे फैक्ट डालते हैं जो उभरते हुए दिखते हैं, तो वो उससे क्या होता है, आपकी नॉलेज का पता चलता है कि आपको साथ लिखने के साथ साथ कुछ फैक्ट भी आते हैं जो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे फैक्ट को आपको इसीलिए थोड़ा सा याद रखना है। इसी प्रजातियों की वजह से जो 47,000 प्रजातियां हैं पौधों की, इसी की वजह से जो भारत है वो भारत 10वां भाग है। अगर हम बात करते हैं विश्व का, ये कितने % विश्व का 10th नंबर पे आता है भारत प्रजातियों में, मतलब पौधों की प्रजातियों में भारत जो है 10वें नंबर पे है, 10th पोजीशन पे है। और अगर हम एशिया में बात करते हैं तो ये एशिया में 4th नंबर पे है भारत, ठीक है। ठीक है, भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अगर हम देखें नॉर्मल सा विश्व में कितने नंबर पे आता है, तो टोटल प्रजाति जितनी भी हो रही है, मैंने बताया कि 2.7% का भूभाग है भारत का, उतने से ही भूभाग पे 6% जो हमारी फूलों की प्रजातियां हैं वो भारत से ही मिलती हैं। उसके अलावा अगर हम देखते हैं 47,000 प्रजातियों के पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 10th नंबर पे
और ये जैव विविधता में आता है, क्योंकि जैव विविधता भारत, अगर हम बात भारत की कर रहे हैं, भारत में रहते हैं, भारत की बात करेंगे तो जैव विविधता का भंडार है भारत, ठीक है। काफ़ी अच्छे लेवल पे जैव विविधता हमें भारत को में देखने को मिलती है और विश्व का काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन भारत करता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको लिखना पड़ेंगे, ठीक है। और ये फूलों की जो 6% प्रजातियाँ हैं, ये कितने हज़ार हैं लगभग, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग 15,000 फूलों की प्रजाति है। ये 6% जो है ये 15,000 फूलों की प्रजातियाँ, जो कि हमारे पास इंडिया की 6%, टोटल इंडिया का 6% है, और टोटल प्रजातियाँ कितनी हैं तो 15,000 प्रजातियाँ, ठीक है। छाप लेना, घर पे बैठ के भी छाप सकते हो, ठीक है, भेज देंगे हम आपको, टेंशन नहीं लो। तो वन्य प्राणी की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो वन्य प्राणी कितना है 90,000। तो भारत में 90,000 के लगभग वन्य प्राणी आपको देखने को मिलता है। जब हम पर्यावरण पढ़ेंगे, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे वाले भी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम जो भी मेरे से पढ़ा होगा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो उसको पता होगा यहाँ तक की चीज़ें थोड़ी सी बताई थी। उसके अलावा अगर हम बात करें, मछलियों की प्रजाति मिलती है, बहुत सारी मछलियों की प्रजाति मिलती है जो कि खारे पानी में रहती है, और समुद्र के पानी और नदियों के पानी, दोनों पानियों में रहने वाली मछली की प्रजाति भी बहुत सारी इंडिया में हमें देखने को मिलती है। वन्य जीवों में और भी बहुत सारे जीव आते हैं, आप सब लोग को पता है। रेंगने वाले जीवों की भी बात करते हैं हम। अगर जैव विविधता की बात करें तो इंडिया के सबसे अधिक जैव विविधता वाला जो राज्य है या प्लेस है, कौन सा होगा? पश्चिमी घाट में शांत घाटी, आप लोगों ने सुना है ना। तो सबसे अधिक जैव विविधता वाला जो मतलब प्रदेश है, या फिर हम बोले प्लेस है, वो कौन सी है? शांत घाटी है, ठीक है। उसमें सबसे अधिक जैव विविधता मिलती है। शांत घाटी को शांत घाटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इतनी अधिक सघन पौधे हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो भी जमीन को नहीं छू पाता, तो इतना शांत है वो एरिया, ठीक है। जहाँ पे सूर्य का प्रकाश जमीन को नहीं छू पाता है, वहाँ हम जैसे प्राणी जाएंगे। जहाँ हम जैसे प्राणी नहीं है, वहाँ सब में शांति है। जहाँ हम जैसे प्राणी पहुंचे हैं, वहाँ पे क्या है? सब तहलका मचा देते हैं। हम जैसे प्राणी नहीं है इसलिए शांति है। बाकी अगर जैव विविधता में अगर हम बात करते हैं, इतनी सारी वनस्पतियाँ होंगी तो वनस्पति के साथ साथ वन्य जीव भी बहुत अधिक मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें प्राकृतिक वनस्पति की, तो सभी को पता है प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। शब्दावली है प्राकृतिक वनस्पति। क्या होगी प्राकृतिक वनस्पति? सिर्फ लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए। प्राकृतिक वनस्पति की अगर हम बात करते हैं, जो मानव हस्तक्षेप के बिना उगाती है और बहुत ही लंबे समय तक उसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है, ऐसी वनस्पति को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, जिसमें जो भी ऐसी बात कर सकते हैं जिसमें मानव अपने हाथों से कुछ ना करे, अपने आप से उसको लगाए नहीं, अपने आप से उसको उगाए नहीं, तो वो सारी वनस्पतियाँ कौन सी हो जाएंगी? मानव मतलब प्राकृतिक वनस्पति हो जाएगी। लेकिन धान, गेहूँ, ये भी एक वनस्पति है, लेकिन ये मानव वनस्पति नहीं है। ये क्या हो जाती है? कृषि में आ जाती है। तो कृषि अलग चीज़ है और प्राकृतिक वनस्पति अलग चीज़ है। प्राकृतिक वनस्पतियों में आप लोग को बहुत सारे साग सागौन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ये हमारा क्या है? ये लकड़ी में अगर हम देखते हैं तो वाणिज्य रूप से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन घने जंगलों में ऐसी लकड़ियाँ भी देखने को हमें मिलती हैं। लेकिन ये सारी किसमें आएंगी? प्राकृतिक वनस्पति में आएंगी। कृषि की जब हम बात करेंगे तो कृषि में हमने गहन निर्वाह और स्थानांतरित कृषि वगैरह पढ़ी थी। कुछ याद आ रहा है? पहले पढ़ा था, एक जमाना हो गया, उधर वाली क्लास में बैठते थे, तब हम छोटे हुआ करते थे। वो हमने पढ़ा था कृषि में। कृषि में हम दो तरीके की कृषि पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमने गहन निर्वाह कृषि, और दूसरा प्रकार कौन सा था कृषि का? अनाज कृषि। गहन निर्वाह में हमने दो तरीके की कृषि पढ़ी थी। गहन निर्वाह में हमारे पास कौन कौन सी कृषि थी? एक तो आदिम निर्वाह और दूसरी हमारे पास क्या थी? है तो कुछ भी नहीं मैम, वो जो पढ़ाया था वो एक जमाने पहले की ही बात है। जरा याद करो, हम 7th क्लास में थे, ठीक है, और हमने नोट्स भी बनाए थे। कभी कभी पलट लिया करो, ज्यादा नहीं, कभी कभी भी पलटोगे तो याद रहेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, कृषि में अभी आएंगे। हमने स्थानांतरण और चलवासी कृषि पढ़ी थी,
ठीक है। स्थानांतरित और चलवासी कृषि पढ़ी थी, और उसमें जब हम अनाज कृषि में बात करते हैं तो उसमें कई तरीके की कृषि पढ़ी थी हम लोगों ने, जिसमें एक तो होता है आदिम निर्वाह, ठीक है, एक होता है हमारे पास वाणिज्य कृषि, ठीक है, अलग अलग प्रकार की कृषि पढ़ेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी याद रख लो, इतना ही ठीक है। अब जो ये प्राकृतिक मतलब वनस्पति है, इसको हम अक्षत वनस्पति बोलते हैं। कहीं कभी कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा अक्षत, तो भूलना मत कि अक्षत होता क्या है, क्या बोलेंगे भाई, अक्षत वनस्पति बोलेंगे इसी प्राकृतिक वनस्पति को जो मानव हस्तक्षेप के बिना हो पाती है। क्लियर नहीं पाती, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कृषिगत कोई भी फसल होगी, ये हमारी प्राकृतिक वनस्पति में नहीं आती है, ये हमारी किस में आती है, कृषि में आती है। चाहे हम दलहन की बात कर लें, चाहे हम गेहूं की बात कर लें, चाहे हम गन्ने की बात कर लें, या फिर हम बात करें मतलब गेहूं धान, ठीक है, चावल ही धान होता है। तो इन सारी फसलों को हम किस में रखते हैं भाई, ये फसल में रखते हैं, कृषि में रखते हैं, इसको हम प्राकृतिक वनस्पति में नहीं रखते। अभी हम वनस्पति की बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक वनस्पति की बात करेंगे। दो चीजें आप लोग को देखने को मिलेंगी, देशज और विदेशज। एक को बोलते हैं एंडेमिक। किस किस को एंडेमिक प्रजाति के बारे में याद है, हमें ये नहीं कह रहे पता है, किस किस को एंडेमिक प्रजाति के बारे में याद है? रजनी, जो हमने वो क्लासेस ली थी कुछ पर्यावरण की, उसमें थी तुम? एंडेमिक प्रजाति क्या होती है शिवांशी? दीक्षित तो मुझे दिख नहीं रही हो, लेकिन तुम भी बताओ। एंडेमिक प्रजाति क्या होती है? एंडेमिक स्पीशीज की बात करी थी, सॉरी हम आधा इंग्लिश आधा हिंदी बोल रहे हैं। जो प्रजाति विलुप्त होने वाली होती है। चलो कोई बात नहीं, जाके आज पढ़ना जरूर लेंगे। एंडेमिक प्रजाति हम बात कर रहे हैं देशज, और जो हमारी बात होती है विदेशज। एक होती है देशी, देशी मतलब देशज, देश की अपने देश की प्रजाति, और एक होती है विदेशज, ठीक है। एंडेमिक में जब हम बात करते हैं, नॉर्मली एंडेमिक का मतलब होता है हमारी देशज प्रजाति, कोई भी देशज प्रजाति होती है। और प्रजाति के बारे में मैंने बताया था, कोई भी वनस्पति या फिर हम बात करते हैं स्पीशीज की, जब तो कोई भी वनस्पति या जीव स्पीशीज कब बनता है, प्रजाति कब बनता है, तो दो बातें बताई थी, याद होगा अभी सबको, ये वाली बात याद होगी। एक साइड लिखा था गधा, गधा जो भी है, हाँ, और एक तरफ लिखा था हमने खच्चर। किस किस को ये गधा और खच्चर के बारे में कुछ कुछ याद है? इनको बोलो गधा। हाँ, गधा और खच्चर स्पीशीज क्लियर की थी मैंने इन दोनों चीजों से आपकी, हाँ ये तो याद ही होगा। मैम ऐसा कुछ बताती है तो बिल्कुल बिंदास माइंड में छप जाता है, अपने बच्चों को भी बताएंगे हम, लेकिन बाकी की चीजें याद नहीं रहती। ये गधा और खच्चर दोनों अलग अलग क्यों होते हैं मैंने ये बताया था, ठीक है। कभी भी हम एक ही स्पीशीज में, एक ही प्रजाति में दोनों को नहीं रखते, लेकिन चीजें दोनों की एक जैसी होती है। मैंने बताया था कि दोनों को एक चीज में कब तक नहीं रखा जा सकता है, जब तक कोई भी प्रजाति, कोई भी ऐसा जीव जो आगे अपना वंश बढ़ाने में कामयाब है, तब तक वो एक ही प्रजाति में बन सकता है। और जब भी वो आगे वंश नहीं बढ़ा सकता, तब वो प्रजाति में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों को हम लोगों ने फ्यूजन कराया था, और उसके बाद यहाँ पे गधा और हमने बात की थी यहाँ पे घोड़े, गधा और घोड़े से हमारा बन जाता है खच्चर। खच्चर में एक चीज बनी थी हमारे पास, फीमेल और मेल में बताना मेरा नाम, हमने घोड़ा लिया था, घोड़े में एक खच्चर बना था और एक में बनी थी हिरनी, याद है? हाँ, भाइयों की बात है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, काहे हंस रहे हो, कुछ नहीं होता, इधर देखो। एक था घोड़ा और एक था गधा, दोनों का जब हम मतलब ऐसे आगे बढ़ते हैं फ्यूजन करा के, तो एक चीज मिलती है यहाँ पे, ये जो घोड़ा, इसमें घोड़ा पापा है, ये पापा है और ये मम्मी है। जहाँ पे घोड़ा पापा और मम्मी होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, यहाँ बनेगी हिरनी। नाम तो सुना ही होगा, अरे हिरनी नहीं, वो जो गधे की बच्ची, वो घोड़े की बच्ची होती है ना, वो उसको बोलते हैं। हाँ, नहीं घोड़े की बच्ची, घोड़े की बच्ची की बात कर रहे हैं, घोड़े की बच्ची नहीं है, पापा की बात चलती है, हर जगह पापा की बात चलती है, जहाँ पापा मतलब पापा ही सब कुछ है। अभी हम लोग का प्रतिसत्तात्मक वाला चल रहा है, सारी चीजें देखो। उसके बाद एक जगह हमने बनाया था गधा पापा है, और यहाँ पे घोड़ा मम्मी है, तो यहाँ बना था खच्चर।
मानव समाज की बात करते हैं तो एक तीसरी प्रजाति भी हम लोग को देखने को मिलती है। तो उसको हम क्या करेंगे, वही जो प्रजाति देखने को मिलती है ऐसे इनमें भी मिलती है। ये आगे अपना वंश नहीं चला सकते, इसीलिए इनको और ये खच्चर एक ही प्रजाति में नहीं रखा जाता है। हिंडी अलग है, खच्चर अलग है, घोड़ा अलग है, खच्चर अलग है। दोनों की चीजें अगर देखते हैं हम घोड़े और गधे की, तो खच्चर में देखने को मिलती है, इसीलिए हम खच्चर चाहिए होते हैं हमें। आप लोगों ने देखा होगा माँ वैष्णो देवी के मंदिर गए हैं? हाँ, ऊपर जाने के लिए खच्चर का यूज करते हैं, सीढ़ियों से जो खच्चर का यूज करते हैं वहां घोड़े को ले जाइए आप। इतना तीखा होता है घोड़ा कि 2 मिनट में आपको फेंक देगा, कहेगा मैं इतना ऊंचा क्यों चढ़ूं। जो गधा होता है वो शाम तक पहुंचाएगा आपको, वो कहेगा आराम आराम से चलेंगे ना भैया, है ना। तो दोनों के गुण जिसमें चाहिए हमें वो मिलता है हमें खच्चर। तेज भी चलता है, शांत स्वभाव होता है किसके जैसा, गधे के जैसा, और तेजी होती है किसके जैसी, घोड़े की जैसी, इसीलिए हमें खच्चर चाहिए होता है। तो हम ऐसा करते हैं इन मतलब पशुओं के साथ, तो हम खच्चर लेके आते हैं, और जब खच्चर हमें मिलता है तो हम ऐसी जगह पे चलने के लिए, जाने के लिए खच्चर का यूज करते हैं, क्योंकि वो तेजी उसमें घोड़े के जैसी होती है और शांत स्वभाव किसके जैसा होता है, गधे के जैसा होता है। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पता हो तो अमेरिका में जो हाईएस्ट पार्टी होती है ना, वो खच्चर नाम से चलती है कि घोड़े नाम से चलती है, या गधे के नाम से चलती है? खच्चर के नाम से चलती है कि तेजी तुम्हारी जैसी है, घोड़े की जैसी। और अगर हम बात करते हैं शांति, तो शांति किसके जैसी है, गधे को भी कभी कम नहीं समझना, ठीक है। गधा जाता है, लोग कहते हैं गधा है बिल्कुल, तो गधा अगर कोई कह रहा है तो शांति बनाए रखो, कोई बात नहीं। तुम्हारे जैसा विल पावर जो होती है ना, सहने की पावर, वो किसी में नहीं हो सकती। अगर तुम गधा सुनने के बाद भी अगर शांत हो तो सोचो कि वो पागल है जो तुम्हें कह रहा है, ठीक है। बी पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये स्पीसीज की बात की थी, तो एंडेमिक जाति, अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ देशज और विदेशज की, जिसमें हम एंडेमिक की बात करेंगे। तो देशज कौन सी होती है भाई? ऐसी प्रजातियां जो हमारे आसपास उसी वंश की बहुत सारी प्रजातियां जहां पर देखने को मिलती है, हम उसको नाम देते हैं देशज, ठीक है। एक ही धान, जैसे मान लेते हैं छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा बोला जाता है, और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग 21,000 धान की प्रजाति पाई जाती है। आपको 4-5 नाम पता है, मोटा हो गया, बांसपति हो गया, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सरबती हो गया जो कि हमेशा सड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साटा हो गया, कोई साटा लगाता है, तो 2-4 आपको पता है, उसी में आप फूले हुए हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ में चले जाएं चावल लेने के लिए, वो आपको इतनी प्रजाति दिखाएंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपके अंदर इतनी हड्डियां भी नहीं है, वो इतनी प्रजाति दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, धान की कोई भी फसल जो वहां पे इतनी सारी मिलती है, तो क्या बोलेंगे, धान क्या है, वहां की छत्तीसगढ़ की देशज प्रजाति है या फिर एंडेमिक है। एंडेमिक में भी हमारा देश में भी अलग अलग स्पेस मतलब प्लेस मिलते हैं, उनमें हमारी एंडेमिक होती है। ऐसे बाहर की कुछ प्रजातियां होती हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, विदेशज प्रजाति बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। वनस्पति में जो हम विविधता देखते हैं, वनस्पति में विविधता जब देखते हैं तो कोई वनस्पति बहुत कांटेदार है, कोई वनस्पति का पत्ता बहुत बहुत बड़ा है, जैसे केले का पत्ता होता है, सागौन का पत्ता होता है, किसी किसी वनस्पति का पत्ता एकदम महीन है। ये विविधता ही तो है। तो अपने यहाँ पे कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है ना, इस तरीके की विविधता होती है। प्रजातियों में भी सेम विविधता है, कोई मोटा पेड़ होता है, कोई पतला होता है, कोई झाड़ीदार होता है तो कोई बड़े पत्ते वाला होता है। इस तरीके की विविधता देखने को मिलती है। तो कौन से कारक हो सकते हैं जो इतनी विविधता हम वनस्पतियों में देखते हैं? इनके कोई कारण हो सकते हैं? अक्षांश और देशांतरों का कोई महत्व होगा? देशांतरों का होगा या अक्षांश का होगा? देशांतरों से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि देशांतर क्या है, सुबह से शाम तक के टाइम बताता है। तो अक्षांशों का लेना देना इसमें होता है। तो अक्षांश क्या होते हैं? जैव विविधता, मतलब अगर हम बात करें जैव विविधता में काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग हम देखते हैं 0 से ऊपर वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सदाबहार वन मिलेंगे हमें। कौन से वन मिलेंगे? सदाबहार वन मिलेंगे। अगर हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ नीचे वाले साइड में जो है सदाबहार मिलेंगे, ये वाला जो साइड है ये मिलेंगे सदाबहार वर्षा वन, और ये मिलेंगे सदाबहार पतझड़ वन, ठीक है। एक होते हैं सदाबहार वर्षा वन और एक होते हैं सदाबहार पतझड़ वन। उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा जो ये वाला एरिया बना रहे हैं, ये हमारा कौन सा एरिया है? पहले तो ये हमने बनाया उष्णकटिबंध,
ये जो दूसरा एरिया बनाया ये है शीतोष्ण। शीतोष्ण वाले एरिया में हमें कौन से मिलते हैं? पर्णपाती वन, जिसको हम मानसूनी वन भी बोलते हैं, जिसको हम वर्षा वन, मतलब पर्णपाती वन, मानसूनी वन और मानसूनी पतझड़ वन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पतझड़। हम जिस जगह पे रहते हैं वहां पे हमें कौन से वन मिलते हैं? हाँ, आप लोग के यहाँ पे पेड़ों का पतझड़ नहीं होता है? पेड़ है कि नहीं है? कहाँ रह रहे हो? इंडिया में ना। अभी अभी हम इतनी सारी विविधता पढ़ के आए हैं इंडिया में, इतनी सारी चीजें पढ़ के आए, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके आसपास प्लांट ना हो। ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग ड्रमंड कॉलेज में आते हैं ना, पतझड़ हुआ था हमारे सामने, ये वाली पकड़ का, नए कपड़े उसने हमारे सामने ही पहने हैं। ठीक है, तो ये पतझड़ आप लोग को देखने को मिलता रहता है। ऐसे सागौन का पतझड़ होता है, ये कुछ हफ्ते के लिए होता है लगभग, तो ये वाले वन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बातें समझ में आ रही है। तो एक नॉर्मल सी बात, विविधता की बात कर रहे थे हम वनस्पति में, तो विविधता किस किस के हिसाब से होती है? एक तो अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग विविधता वनस्पतियों में पाई जाएगी। दूसरी अगर हम बात करें तो तापमान में पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? तापमान फर्क पड़ेगा ना तापमान से। तो सूर्य का प्रकाश या हम बात करें तापमान क्या होता है? वनस्पतियों की विविधता के लिए जिम्मेदार होता है। सूर्य का प्रकाश जितना अधिक पड़ेगा उतना ज्यादा अधिक वर्षा होगी, जितनी ज्यादा अधिक वर्षा होगी प्रकाश संश्लेषण उतना ही ज्यादा होगा सूर्य के प्रकाश के अकॉर्डिंग। प्रकाश संश्लेषण जहाँ पे ज्यादा होता है वहां पे क्या होता है? वहां पे वनस्पतियों का क्या होता है? ग्रोथ सबसे हाई होती है। क्या आप लोगों ने पढ़ा नहीं है? बायो पढ़ा होगा कभी। प्रकाश संश्लेषण जितना अधिक होगा ग्रोथ भी क्या होती है? वनस्पतियों की उतनी ही अधिक होती है। जहाँ पे अगर हम बात करते हैं ध्रुवों पे पहुंच जाए हम, तो ध्रुवों पे प्रकाश नहीं पड़ता सूर्य का, तो आपको ध्रुवों पे वनस्पतियां देखने को मिलती ही नहीं है। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा तो हिम। हिम मतलब खाने वाली नहीं होती है। चलो, दूसरी बात अगर हम करते हैं तो धरातल। धरातल में एक बहुत बड़ा विविधता का अगर हम कारण माने तो धरातल भी काफी बड़ा कारण होता है। इसमें हमारे पास दो चीजें आती है, भूभाग और मृदा। भूभाग कैसा है? उबड़ खाबड़ भूभाग पे हम लोग क्या कभी कृषि करते हैं या वनस्पतियां बहुत ज्यादा उगती हैं? आप लोगों ने देखा होगा जहाँ का भूभाग या मृदा अच्छी नहीं है वहां पे दो तीन पेड़, अपने यहाँ की बात करें, एक तो होता है बेशरम, नाम सुना है? फ्लावर्स बहुत अच्छे होते हैं उसके, पर्पल कलर। दूसरी अगर बात करते हैं अंडी, अंडी का पेड़ सुना है? जिसको हम अंडा बोलते हैं, लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही जमाता है। वही अंडी है जो बिल्कुल कोरोना के माँ पापा के रूप में एक टाइम पे सामने आई थी। लोगों ने मीम्स बनाए थे, ये कोरोना की पूरी फैमिली मिल गई अंडे का एक गुच्छा तोड़ के, क्योंकि वो कोरोना का ग्रीन कलर था और वैसे ही कांटे निकले हुए थे। सेम चीज थी अंडे में भी। ठीक है, हो भी सकता है ऐसा। तो वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ की अगर हम धरातल की बात करते हैं, कैसा भी धरातल हो वहां पे जमाता है, मृदा कैसी भी हो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धरातल। जलवायु हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। सूर्य का प्रकाश और जलवायु पे ही डिपेंड करती है हमारी वर्षा, तो वर्षा भी एक विविधता का कारण बनती है। और वर्षा की जब हम बात करते हैं, सभी लोग वर्षा के बारे में तो जानते ही होंगे। हाँ, तुम्हारी वाली की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, जो ऊपर से वर्षा बूंदों के रूप में आती है उसकी बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो पता नहीं कहाँ फीलिंग लेने लग जाते हैं। चलो वापस आ जाओ। तो ये सारे क्या है? कारण है हमारे पास। अगर हम देखें तो किसके, मतलब वनस्पतियों में विविधता के। आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। कुछ कुछ चीजें और भी ऐड करनी है, वो मैं सब सारी चीजें भेज दूंगी आप लोग को। ठीक है, आ जाइए। प्राकृतिक वनस्पतियों में अगर हम भारत की बात करेंगे तो हमारे पास 3-4 तरीके के वन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही उष्णकटिबंधीय मिलेंगे। बताइए कुछ गड़बड़ है क्या? उष्णकटिबंधीय के अलावा अगर हम शीतोष्ण